एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA एकेडमी। पेंशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और पेंशन के प्रोविज़न के बाद अब हम करने वाले हैं लीव इन कैशमेंट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है। फर्स्ट केस में यहाँ पे बोलता है लीव इन कैशमेंट, मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय जो लीव को इन कैशमेंट कराता है, मतलब उसने लीव जो उसको एम्प्लॉयर देता है और वो लीव को अवेल नहीं करता, मतलब वो लीव पे नहीं जाता, ठीक है, तो वो अपने सारे लीव को इकट्ठा कर देता है। उसके बाद वो जो एम्प्लॉयर को वो सारे लीव दे देता है और उसको वो जो एम्प्लॉयर है उस लीव के बदले उनको वो कैश में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको यहाँ इसलिए यहाँ पे इस प्रोविज़न के हेडिंग को कहा गया है लीव इन कैशमेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो लीव इन कैशमेंट कराता है, लीव को कैश में कन्वर्ट कराता है, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न्स हैं। क्या क्या प्रोविज़न है वो हमको पढ़ना है यहाँ पे। मान लो ऐसा कोई एम्प्लॉई है जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो अपने लीव को इन कैश कराता है, मतलब इन कैशमेंट में कराता है, कैश में कन्वर्ट कराता है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होगा। अगर वो अपॉन डेथ में अगर कन्वर्ट होता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होगा, और अगर अपॉन रिटायरमेंट में होता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होंगे, वो हमको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बोलता है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई एम्प्लॉई अपने लीव को इनकैशमेंट कराता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। लीव इनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपने लीव को कैश में कन्वर्ट करता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा इन द ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कहा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, सभी के लिए यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। ये है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के पे। अब है अपॉन डेथ पे क्या है। अगर एम्प्लॉय मर जाता है और उसने लीव नहीं ली थी पूरी, मतलब उसने लीव की पूरा यूज़ नहीं किया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके लिए प्रोविज़न है कि लीव इन कैश में रिसीव अपॉन डेथ ऑफ एम्प्लॉय इट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर। मतलब जो एम्प्लॉय ने, जो मर गया एम्प्लॉय है, उसने एक नॉमिनी बनाया होगा या लीगल हायर जो होगा उसके हाथ में जो अमाउंट मिलेगा, जो उसके हाथ में लिव इन कैशमेंट आएगा, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, बिकॉज जो एम्प्लॉय है वो मर गया है, ठीक है ना। अपॉन रिटायरमेंट में क्या प्रोविज़न है। अगर कोई लीव इन कैशमेंट रिसीव करता है अपॉन रिटायरमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट के दौरान अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो लीव इन कैशमेंट को मिलता है उसे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, वहाँ पे उसका जो अमाउंट होगा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। और अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, मतलब इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी भी है, अदर एम्प्लॉयज़ में लोकल अथॉरिटी भी इंक्लूड है, ठीक है। उसमें क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट होगा। जो नीचे दिए गए अमाउंट है ये सारे एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ होगा उसको वो वाला अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख का है, और लास्ट 10 मंथ सैलरी जो होगी वो निकालनी है हमें यहाँ पे। लास्ट 10 मंथ सैलरी, जैसे हम एवरेज सैलरी निकालते हैं ग्रेचुटी में, वैसे यहाँ पे भी निकालना है हमें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोलता है, एक लास्ट पॉइंट है प्रोविज़न का कि लीव इंटाइटल और 30 डेज़, ये फ्रैक्शन हमें करना पड़ेगा। लीव जो इंटाइटल्ड है, से मान लो इसको लीव इंटाइटल्ड है यहाँ पे, इसको मान लो लीव इंटाइटल्ड है यहाँ पे 280 डेज़ का, ठीक है, 280 डेज़ का लीव इंटाइटल्ड है, और 30 डेज़ विच एवर इज़ लोअर हमारा 30 डेज़ है, तो यहाँ पे लोअर वाला जो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा इंटू CYS, मतलब कितने साल तक उन्होंने कंप्लीटेड ऑफ ईयर्स काम किया वहाँ पे। CYS का मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब उन्होंने कितने साल तक उस फर्म में, उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में काम किया है, वो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें यहाँ पे माइनस करना है टोटल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द जॉब, उनको टोटल लीव कितना अवेल्ड हुआ है वो हमें यहाँ पे माइनस करना है।
फिर हमें इंटू करना है एवरेज सैलरी जो हम निकालेंगे, डिवाइड बाय 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल अमाउंट जो आएगा वो हमको लिखना है। मान लो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया, जो भी है 30,000 अमाउंट आया है, ठीक है, एक अज्यूम कर रहा हूँ। तो जो ऊपर 3 थे, यहाँ पे जो 3 बचे हैं, ये जो 3 है और नीचे जो ये 4 वाला पॉइंट है, इनमें से जो सबसे लीस्ट वाला अमाउंट होगा वो हमारा अमाउंट एग्जाम कर दिया जाएगा लीव इन कैशमेंट में, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट है। अब हमको समझना है यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब क्या है और सैलरी का मतलब क्या है। एवरेज सैलरी का मतलब है कि लास्ट 10 मंथ जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जिस दिन हुआ उनका, उसका जो पीछे के 10 महीने होंगे उन्हें हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसका फ्रैक्शन करना पड़ेगा एवरेज सैलरी के तौर पर। सैलरी का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए जो हमारा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको ग्रेजुएटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम लोगों ने लीव इन कैशमेंट को आराम से कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बारे में। यहाँ पे क्या है, इस प्रोविज़न में क्या है कि इसमें बोलता है कि इसमें ज़्यादा हैवी प्रोविज़न नहीं है, ये छोटा सा ही प्रोविज़न है। इसमें बोलता है लीस्ट ऑफ द जो फॉलोइंग रिट्रेंचमेंट होगा वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो इन्होंने रिट्रेंचमेंट में जो अमाउंट रिसीव होगा वो इंटू 15/26 इंटू एवरेज सैलरी फॉर 3 मंथ, मतलब 3 महीने की जो एवरेज सैलरी होगी वो इंटू CYS प्लस 1 ईयर। अगर मोर देन 6 मंथ है तो, मोर देन 6 मंथ है तो 1 साल माना जाएगा। और जो इसका मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का पॉइंट है। ये सब प्रोविज़न को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे अच्छे से तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ अब हम आते हैं कि एवरेज VRS कंपनसेशन के ऊपर। VRS कंपनसेशन क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है उसके लिए कुछ कंपनसेशन के बारे में भी गवर्नमेंट ने बताया है। क्या क्या है यहाँ पे कि जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि जो एक्चुअल अमाउंट वो रिसीव कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है। जो लास्ट सैलरी होगी 3 महीने की इंटू CYS करेंगे। जो लास्ट सैलरी होगी मतलब लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी इंटू 3 इंटू CYS मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो होगा वो, और लास्ट सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। जो रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस होगा वो हमको यहाँ से लास्ट सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जाके हमारा VRS कंपनसेशन का एग्जम्पशन अमाउंट निकल जाएगा। फिर हम VRS कंपनसेशन से, ये हमारा VRS कंपनसेशन है, यहाँ से हम इसको जो एग्जम्प्ट अमाउंट आएगा वो हम माइनस कर देंगे। ये जो बचेगा ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट बचेगा। कंडीशन क्या है VRS कंपनसेशन को पाने का? इट अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट डायरेक्टर एंड कंपनीज, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये जो VRS कंपनसेशन है ये सभी को मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर, वो कौन है? डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उनको छोड़ के उनको ये VRS कंपनसेशन नहीं मिलता। दूसरा कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयज़ हु कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा एम्प्लॉय जो 10 साल तक वो सर्विस करे और उनकी एज कम से कम 40 ईयर तो होनी चाहिए। दिस कंडीशन नॉट अप्लीकेबल फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये जो सेकेंड वाला प्रोविजन, जो कंडीशन है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी पे नहीं लगता, पब्लिक सेक्टर कंपनी पे नहीं लगता, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने 3 प्रोविज़न कवर किया, लीव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और VRS कंपनसेशन। ये 3 प्रोविज़न हम लोगों ने कवर कर लिया। लास्ट पॉइंट यहाँ पे बचता है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में क्या है कि पहले यहाँ पे थोड़ा अमाउंट चेंज है। पिछले साल तक यहाँ पे 40,000 का एग्जम्पशन मिलता था एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो पहले जो था वो 40,000 था, अब वो हटके यहाँ पे क्या हो गया, अब जो यहाँ पे हटके वो आ गया 50,000। अब यहाँ पे 50,000 हो गया, ठीक है।
नाउ अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, जो अमाउंट ग्रॉस सैलरी होगा और 50,000, जो उसमें से लोअर अमाउंट होगा वो हम माइनस कर देंगे, उसमें से वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा शून्य डिडक्शन उसको दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको हम और अच्छे से समझेंगे। तो सेक्शन 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि एंटरटेनमेंट अलावेंसेस किसको किसको मिलता है और किन के लिए एग्जाम्प्ट है, वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है यहाँ बोलता है कि फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलावेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बोलता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड, डिडक्शन अलाउड है। यहाँ पे क्या क्या है, जो एक्चुअल अमाउंट उनको रिसीव हो रहेगा एज ए एंटरटेनमेंट अलावेंस, 20% ऑफ जो बेसिक सैलरी होगी वो लेना है, और 5,000 रुपये यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है डिडक्ट करने की। तो जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे उनका 40,000 होगा, किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 40,000 है, इसका हम 20% निकाल लेंगे, ठीक है, वो जो अमाउंट आएगा, ठीक है। और ये जो एक्चुअल अमाउंट जो उनको रिसीव हो रहेगा एज ए एंटरटेनमेंट अलावेंस, और ये जो 5,000 है, इन तीनों में जो लीस्ट अमाउंट होगा वो हमको लेना है, फिर हम उसको माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी में से। ना थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर अदर एम्प्लॉयज़ के लिए जो है, मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंस है वो अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउड नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउड है। लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 16 में है, सेक्शन 16 और 3 क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोफेशनल टैक्स में क्या है, अमाउंट विच इज़ एक्चुअली पेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स shall be allowed as a deduction. It is irrelevant that by whom it is paid, whether by employee or employer. चाहे वो टैक्स एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर पे करे, वो फुल्ली वहाँ से अलाउड किया जाएगा एज ए डिडक्शन। चाहे वो एम्प्लॉय पे करे चाहे वो एम्प्लॉयर पे करे, डिडक्शन वहाँ पे अलाउड होगा। जितना जानना था मुझे, मैंने सेक्शन 16 भी कवर कर दिया और रिटायरमेंट बेनिफिट के सारे प्रोविज़न भी कवर कर दिए हैं, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होपफुली सारे अब कर लेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे अपना सेक्शन 17 क्लॉज सब सेक्शन 2 पे, क्या है वहाँ पे, परक्विजिट के पॉइंट पे परक्विजिट करेंगे। देन उसके बाद हमारा सैलरी का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स का ग्रेजुएटी लेक्चर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ग्रेजुएटी का प्रॉब्लम्स भी कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट्स में है। आज हम पेंशन करने वाले हैं। पेंशन में प्रोविज़न क्या है, इसमें हमारा पेंशन यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है, 2 तरह के पेंशन्स होते हैं। एक होता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। कम्यूटेड क्या होता है और अनकम्यूटेड क्या होता है? अनकम्यूटेड मतलब होता है जो पेंशन हम लोगों ने अभी इसमें से विड्रॉ नहीं किया है एक तरह से, ठीक है। दूसरा कम्यूटेड क्या होता है, जो अभी तक हम लोगों ने कम्यूट कर लिया और इसे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पहले बार इसके प्रोविज़न को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है कम्यूटेड पेंशन के बारे में। कम्यूटेड पेंशन किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता। It is a lump sum amount of a pension which is commuted by employee in a lieu of future pension. ये एक लमसम अमाउंट होता है पेंशन का, जो एक एम्प्लॉय कम्यूट करवा लेता है, ठीक है। एक लमसम अमाउंट होता है पेंशन का, जो एम्प्लॉय होता है वो उसे कम्यूट करा लेता है, जो फ्यूचर पेंशन होता है उसको। से रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलता है, और जो एम्प्लॉय होता है जो फ्यूचर पेंशन को वो पहले से कम्यूटेड करा लेता है, जिससे कि वो अभी करंट में उसे यूज कर सके, ठीक है। पेंशन कब मिलता है? जब तुम रिटायर हो जाते हो, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो वो फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन वो पहले विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे वो यूज़ अभी कर सकें। फिर आता है कम्यूटेड पेंशन में क्या? कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिसीव करता है कम्यूटेड पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है, तो सेक्शन अंडर 10
सब सेक्शन 10A के अंडर में वो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन को कम्यूट करा लेता है और रिसीव कर लेता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा, ना कि टैक्सेबल किया जाएगा। ये है कम्यूटेड पेंशन के बारे में। अब हमको पढ़ना है कि अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है। इट इज़ अ मंथली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट एंड फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या है, मुझे आपको ये समझाना है। ये एक मंथली पेंशन है जो मंथली पर्पज़ पे मिलता है। ये एक मंथली पेंशन है जो मंथली पर्पज़ पे मिलता है और ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रिसीव होता है। ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रिसीव होता है। और ये जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये क्या होती है, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो कोई से भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो, चाहे कोई से भी एम्प्लॉय हो, सभी के पे ये टैक्सेबल लगेगा। ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन को। अब आप बोलो कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन मैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझाऊंगा। अभी बेसिकली हम प्रोविज़न कर रहे हैं। तो ना कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय अदर एम्प्लॉय। अगर कम्यूटेड पेंशन जो है वो रिसीव करे कोई अदर एम्प्लॉय, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि अगर कम्यूटेड पेंशन कोई रिसीव करता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हैं अगर कोई अदर एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए क्या किया जाएगा। यहाँ पे दो केस पे बनेंगे। अगर कोई अदर एम्प्लॉय रिसीव करता है कम्यूटेड पेंशन, इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुटी ऑल्सो, अगर वो जो एम्प्लॉय पेंशन पा रहा है, कम्यूटेड पेंशन जो पा रहा है, अगर वो ग्रेजुटी में कवर्ड है तो उसके लिए 1/3 ऑफ जो फुल वैल्यू होगी पेंशन की वो एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय जो पेंशन रिसीव कर रहा है और ग्रेजुटी में भी पा रहा है, ग्रेजुटी भी पा रहा है और पेंशन भी पा रहा है, तो उसका 1/3 जो वैल्यू होगा पेंशन का वो फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में। ठीक है, ये प्रोविज़न याद रखने वाली बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होगा। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो पेंशन रिसीव कर रहा है अलोन, मतलब विदाउट ग्रेजुटी, मतलब वो ग्रेजुटी रिसीव नहीं कर रहा, मतलब वो ग्रेजुटी में कवर्ड भी नहीं है, तो उसको हाफ रेट ऑफ आधा अमाउंट, हाफ वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू जो पेंशन का जो उसको रिसीव हो रहा है, पेंशन की आधी जो वैल्यू है जो कम्यूटेड है वो एग्जम्प्ट कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में। ठीक है, ये दो प्रोविज़न है हमारे पेंशन के, छोटे से हैं जो हमारे हम लोगों ने 5 से 6 मिनट में कवर कर लिया ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेंशन के ऊपर। थैंक यू सो मच।